साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप सबका बेहद स्वागत है। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीचर्स एकेडमी की कई शाखाएं हैं जो अलग अलग रूपों में काम करती हैं। जैसे यूजीसी एकेडमी आपको यूजीसी की परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। टीजीटी पीजीटी एकेडमी है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाती है। टीचर्स एकेडमी है जहां पर सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी आपको करवाई जाती है। तो साथियों, आपके पास एक बेहतर अवसर है कि टीचर्स एकेडमी परिवार का हिस्सा बने और प्रथम प्रयास में अध्यापक बने। परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, सबसे अधिक चयन और टॉपर हम देते हैं। टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश अल्टीग्रेड जैसी प्रवक्ता, केवीएस एनवीएस एमआरएस उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। साथियों, कोर्स कोई भी हो, आप हमारे यहाँ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। जितने भी साथी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, वो फटाफट कमेंट करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। तो अभी हमारे यहाँ पुष्पा जी आ गई हैं, प्रतिभा जी आ गई हैं और नम्रता जी आ चुकी हैं। सबका स्वागत है और भी साथी आ रहे हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है। सवाल हमने जो भी बनाए हैं वो नए ट्रेंड पर बनाए हैं कि अब नया ट्रेंड जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है वो कैसा होगा, किस तरह से सवाल आपके यहाँ आएंगे, तो किस तरीके से आपको अब टारगेट तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कहां जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां है कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं। यहां पर कुंवर नारायण की रचना से यह पंक्तियां आपसे पूछी जा रही हैं। तो चलिए फटाफट बताइए। यहां पर एक रचना इनकी आती है, आत्मजयी। आत्मजयी जो कृति है वह किसकी रचना है? यह कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की इस रचना में पहला चीज ये पूछा जाता है कि आत्मजयी किस प्रकार की रचना है। तो यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य क्या होता है? जीवन के किसी एक भाग पर, जीवन के किसी एक भाग पर ही अपनी बात रखता है। तो इस प्रकार से यह किस तरह की रचना हो गई साथियों? तो यह एक खंड काव्य हो गया। क्या हो गया? एक यह खंड काव्य हो गया। ठीक है, खंड काव्य हो गया। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है, किसमें? यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्या है? यम और नचिकेता संवाद है। एम और नचिकेता संवाद है। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार किया गया है। मृत्यु से साक्षात्कार किया गया है। और यह 1955 में इस पर क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो है इस रचना पर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं जिन पर पुरस्कार दिए गए हैं, उन पुरस्कारों को भी आप याद रखेंगे कि इस पर कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो एक प्रकार की बहुत ही चर्चित रचना है ये। इसके अलावा इसमें एक और चीज देखने के लिए मिलती है जो स्थापना तर्क के हिसाब से, विस्तृत उत्तरीय सवाल के हिसाब से आपको जानना चाहिए। इसमें दो पीढ़ियों का संघर्ष है। क्या है? दो पीढ़ियों का संघर्ष है। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में है। इसका जो दर्शन है वह कैसा है? तो अस्तित्ववादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण का रूप यहां मिलता है। यानी आपसे पूछा जाए कि किस दर्शन का प्रभाव है, तो अस्तित्ववादी दृष्टिकोण इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें मिथक का आधुनिक प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? मिथक का आधुनिक प्रयोग इस रचना में, इस खंडकाव्य में किया गया है। ठीक है, अब
इसमें एक चीज और है कि इस रचना के माध्यम से अमरत्व की चाह भी बताई गई है। किसकी बात चाह बताई गई है? अमरत्व की चाह, अमरत्व की चाह। देखिए, एक ऐसा समय आता है जब आपके पास, अभी आप किसके लिए परेशान हो? पैसे के लिए। पैसा खूब आ जाए तो आप सोचो कि कितना अधिक जीवन में जी लूं, मैं सुखी रहूं, अमर हो जाऊं। तो राजाओं की स्थिति यही थी, जब उनके पास सर्वस्व हो जाता था तो वो किसके लिए चाह रखने लगते थे? अमरत्व की चाह रखने लगते थे कि अब मुझे अमरत्व मिल जाए, मैं अमर हो जाऊं। तो यहां पर भी जो राजा है, वह उसके पास सब कुछ हो जाता है तो वो सोचता है कि भाई अब मुझे अमृत मिल जाए। जैसे वो लिखता है, दो मुझको सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता पाऊं, कदाचित वह कभी भी अमृत जिसे सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो। पाने की अतृप्ति है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है। गलत जीने से सही बात गलत हो जाती है, गलत जीने से सही बात गलत हो जाती है। गलत जीने से सही बात गलत हो जाती है। यह भी जो पंक्तियां हैं वहीं से ली गई। अगला सवाल लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसके संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कहां करवाई जाती है? कलकत्ता में करवाई जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में जो क्लर्कियल ग्रेड है उसको तैयार करना, यानी क्लर्क ग्रेड की नौकरी के लोगों को प्रशिक्षित करना, भारत की भाषाओं को उन्हें पढ़ाना, जो भारत के अधिकारी नहीं है, जो विदेशों से आए हैं, तो उनको भारतीय भाषाओं को पढ़ाना सिखाना भी। इसके अलावा भारत की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका अनुवाद करना, और भारत में ही अंग्रेजी में जो बाइबल है, उनका धार्मिक ग्रंथ है, उसको भी लिखना और उसका अनुवाद करना। ये सारे काम के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो तत्काल जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उससे भी संबंधित पूछा जाता है सवाल कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही यह इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अब इसमें जो भारत की भाषाएं हैं उन पर अधिक काम किया गया। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा जो थी, जिसको हम आज की भाषा में हिंदी कहते हैं। ठीक है। उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, यह प्रमुख भाषाएं थी जिस पर काम करना था इनको। ठीक है। भाषाओं के विकास के लिए इसमें भाषा मुंशी रखे गए। क्या रखे गए? भाषा मुंशी रखे गए। उनका काम क्या था कि प्रमुख, खास करके इनको भाषा न कह के भाखा शब्द से नवाजा गया। क्या कहा गया इनको? भाखा मुंशी कहा गया। भाखा मुंशी कहा गया। अब ये भाखा मुंशी जो थे, जिसमें एक आपके लल्लू लाल जी थे। तो आपको क्या याद रखना है कि लल्लू लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो लल्लू लोग प्रेम करते हैं। खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक इन्हें माना जाता है, और इन्होंने प्रेम सागर की रचना की। सदल मिश्र, सदल मिश्र जो थे, नासिकेतोपाख्यान की रचना किया, और इन्हें अनुवाद, व्याख्या, मानकीकरण और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण
3 कामों के लिए रखा गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो भाषा मुंशी थे, इनका प्रमुख कार्य क्या था या किस कार्य के लिए इनको नियुक्ति दी गई थी, तो इनको अनुवाद और व्याख्या, कि भैया आप अनुवाद करो और व्याख्या करो। अनुवाद और व्याख्या के लिए, मानकीकरण के लिए, मानकीकरण क्या है अभी बताते हैं आपको, और तीसरा काम था पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। ये 3 प्रमुख काम दिए गए थे भाषा मुंशियों को। ठीक है, अब इनका जो प्रमुख काम था उसको ये किस प्रकार से करते थे। मानकीकरण का मतलब यह है कि मानक शब्दावली और मानक भाषा के शब्दों को अलग करना। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी छोटी उपबोली भाषाएं हैं। ऐसे में एक शब्द को क्या कहा जाए, हिंदी में क्या कहा जाए, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एक शब्द आप ले लीजिए कुल्हाड़ी, शब्द क्या है, कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमारे इलाहाबाद में ही जमुना पार, इसको कुल्हाड़ी नहीं कहा जाता है, टंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंगरी कहा जाता है। और गंगा पार में इसको कुल्हरी कहा जाता है, कुल्हरी, क्योंकि अवधि का प्रभाव है तो र के स्थान पर र कर दिया जाता है, तो कुल्हाड़ी को कुल्हरी, और यहां हरस्वीकरण हो जाता है, दीर्घा के स्थान पर हरस्वा हो जाता है। तो वहां तो कुल्हाड़ी को टंगरी और कुल्हाड़ी इलाहाबाद में ही कहा जाता है, प्रयागराज में ही कहा जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में देखिए तो इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब ऐसे में एक समस्या होती है कि हम अपने यहां इसको किस रूप में प्रयोग करें, तो इसके लिए हमें इसका एक मानक रूप प्राप्त होना चाहिए। तो मानकीकरण का मतलब हुआ कि जो विभिन्न शब्दावलियां प्रयुक्त हो रही हैं, उनमें से किसी एक शब्दावली को निर्धारित करके उसको मानक बनाया जाए कि यही लिखा जाएगा। तो इनमें सारे शब्द सही हैं, बस कुल्हाड़ी जो है वह क्या है, मानक है। ठीक है, तो ये अब इसमें जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर चुने गए, भारतीय भाषाओं के जो प्रोफेसर चुने गए, उनको क्या कहा गया, गिल क्राइस्ट कहा गया। क्या कहा गया, गिल क्राइस्ट कहा गया। तो गिल क्राइस्ट महोदय ने क्या काम किया कि शिक्षकों के माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो इन्होंने ही, गिलक्राइस्ट महोदय ने ही यह काम किया, जिसकी वजह से यह काम हो सका। अब ये गिलक्राइस्ट एक ऐसी भाषा की वकालत करते थे जो आम जनता की भाषा हो। ध्यान रखिएगा, गिलक्राइस्ट महोदय हिंदी को क्या कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे। क्या कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे। और उनके हिंदुस्तानी में दोनों शब्द होते थे, किसके किसके, एक तो आम भाषा के शब्द होते थे और दूसरा हिंदी के शब्द होते थे, उर्दू के शब्द होते थे। यानी उनकी हिंदुस्तानी क्या थी, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों चीजें मिली हों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपके यहां टांगी कहा जाता है, हाँ, अलग अलग जगहों पर। मेरी समक्ष मेरी समझ तो से मेरी समझ से तो मेरा शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। तो यहां समझ होगा, मेरी समझ, मेरी समझ से
तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? चलिए फटाफट बताइए। तो यह किस नाटक का है, यह आपको बताना है। तो साथियों, ये जो रचना है स्कंदगुप्त है, और इसमें यह कथन धातु सेन के द्वारा कहा गया है। अब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कालजयी रचनाएं हैं। कालजयी रचनाओं का मतलब है कि जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, और उन्हीं रचनाओं में से जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक हैं, और उन नाटकों को हमें याद रखना पड़ेगा। 1928 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह नाटक है। इसमें स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन और उनके काल यानी 5वीं शताब्दी की कथा है, जब भारत पर हूणों का आक्रमण होने वाला था। इसमें स्कंदगुप्त के आंतरिक और बाह्य संघर्षों को दिखाया गया है। हूणों और शकों से देश की रक्षा करनी है। किसको रक्षा करनी है? तो स्कंदगुप्त को इसकी रक्षा करनी है। नायक इसका स्कंदगुप्त है। देवसेना और प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क इसके प्रमुख पात्र हैं। आह वेदना मिली विदाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आह वेदना मिली विदाई, कई बार पूछा गया है कि यह गीत कहां से लिया गया है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह भी जो है वह वहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन भी उपन्यासों के वर्ण विषय मजदूरों पर हों, दलितों पर हों, या सर्कस में काम करने वाले लोगों पर हों, आदिवासियों पर हों, स्त्रियों पर हों, या किसी विशेष व्यक्ति महापुरुष के जीवन पर हो, वो सारे वर्ण विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के विभाजन पर हो, इन उपन्यासों के वर्ण विषय आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल यहां से बनेंगे। पूछा गया कि बंबई के मजदूर संगठनों पर उनके संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो यहां पर एक उपन्यास है चित्रा मुदगल का। किसका उपन्यास है? चित्रा मुदगल का। अब देखिए, मुदगल क्या होता है? मुदगल एक ऐसी वस्तु होती है जो मिट्टी को दबाने के काम में आती है, और मिट्टी दबाकर आवा लगाया जाता है। आवा जानते हैं क्या होता है? आवा जिसमें कुम्हार जो होता है मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाता है, उसको क्या कहते हैं? आवा कहते हैं। एक तो जितने भी साथी लाइव हैं वो लाइक नहीं किए अभी तक सब, तो सबसे निवेदन है पहले फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए।
तो आवा से क्या दबाई जाती है? आवा, आवा के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और मिट्टी किससे दबाई जाती है? मुदगल से। तो आवा को मुदगल से इस तरह से आप जोड़कर याद कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मजदूर संगठन है उनके जीवन संघर्षों पर आधारित है, और 2003 में व्यास सम्मान भी मिला है। 2003 में इनको व्यास सम्मान भी मिला है। तो जितनी भी रचनाएं पुरस्कृत हैं, जितनी भी रचनाएं पुरस्कृत हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, ये भी पुरस्कृत रचना है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। आवा है, व्यास सम्मान मिला है। इसमें आंदोलन में ट्रेड यूनियन है। कैसा है? ट्रेड यूनियन, यूनियन। तो मुंबई के जो मजदूर हैं उनके ट्रेड यूनियनों, कामगारों की संघर्ष की गाथा है। इसके साथ साथ इसमें नारी विमर्श भी है, नारी विमर्श भी दिखाया गया। नारी विमर्श किस पर है? तो इसकी जो नायिका है उसका नाम है नमिता। क्या नाम है? नमिता। निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आई हुई। अन्ना साहब, संजय, कनोई, पावर, नीलिमा, किशोरीबाई इसके हैं। अब यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस उपन्यास के नामकरण की सार्थकता क्या है, या इस उपन्यास का नामकरण क्यों ऐसा किया गया होगा। आप में से कुछ लोग कल्पना करिए, या सभी लोग कल्पना करिए कि आवा इस उपन्यास का नाम क्यों रखा गया है। चलिए, आप लोग कल्पना करिए, फिर मैं इसका सही जवाब दूंगा, और फिर आप अपनी कल्पना से इस उत्तर को मिलाइएगा कि आपने सही कल्पना किया या गलत किया, कि चित्रा मुदगल ने इसका नाम आवा क्यों रखा। बस, ठीक है। चलिए अब बताते हैं हम। दरअसल आवा जो होता है उसका आकार लगभग ऐसा होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नीचे भी आपकी और ऊपर भी लकड़ी और कोयला डाला जाता है, और बीच में मिट्टी के कच्चे बर्तन डाले जाते हैं। अब लेकिन बहुत सुंदर बर्तन डाले जाते हैं। अगर इसे सावधानी पूर्वक न पकाया जाए तो वो सुंदर बर्तन भी जल जाएंगे। यानी तपना और तपाना भी एक स्तर तक ही अच्छा है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा जला देंगे तो विद्रूप हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इसके माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि यदि इस भट्टी में सावधानी न बरती जाए तो सुंदर वस्तुएं भी जलकर काली हो जाती हैं। और ये भट्टी किसका प्रतीक है? आवा किसका प्रतीक है? तो सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है। यानी सामाजिक संघर्ष से नई चीजें तो निखर कर आती हैं, लेकिन अगर उन पर ध्यान न रखा जाए, कंट्रोल न रहे, तो अच्छी अच्छी चीजें जलकर राख भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? देखिए, साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में आपको प्रेम जरूर मालूम होना चाहिए, और प्रेम अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है। प्रेम मतलब जिसे आप, अगर ये किसी से आपने कह दिया, आपने किसी से कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मतलब वहीं आपका प्रेम ओछा हो गया, वहीं पर आपका प्रेम परिमिति हो गया। जैसे
आपसे कोई पूछे कि तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो और आपने उससे जवाब दिया कि तुम्हारी आंखें सुंदर, इस वजह मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका मतलब आपने अपने प्रेम की सीमाओं को बांध दिया। प्रेम अपरिमित होता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है और ना ही उसका कोई लक्ष्य है, ना ही वो किसी वस्तु विशेष, अंग विशेष और प्रवृत्ति विशेष पर टिकता है, वो निश्चल है। तो आपने अगर यह प्रयास किया तो साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण जितनी भी इस तरह की औपन्यासिक कृतियां हैं, रचनाएं हैं जिसमें प्रेम है, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, अब यहां बात की गई है मुरारी और नरगिस की। मुरारी और नरगिस की बताइए, फटाफट बताइए। यहां पर एक उपन्यास आता है जिसका नाम है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र। यह किस प्रकार का उपन्यास है? तो प्रथम प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। अब पत्रात्मक शैली होती क्या है? तो पत्रात्मक शैली का मतलब यह होता है कि जहां पर किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए पत्रों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक तथ्यों इत्यादि का सहारा लिया जाए, वह होता है पत्रात्मक प्रविधि। अब यहां पर यह 1927 में इसका प्रथम प्रकाशन कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में होता है। पूछा भी जा सकता है कि यह उपन्यास पहली बार कहां प्रकाशित हुआ। तो पहली बार इसका जो प्रकाशन हुआ मतवाला पत्रिका में होता है। अब यह क्या है? हिंदू मुस्लिम प्रेम और तत्कालिक संबंधों पर आधारित था। आप देख रहे हैं मुरारी एक हिंदू पात्र है और नरगिस मुसलमान पात्र है। तो हिंदू और मुस्लिम पात्रों के बीच में प्रेम को रखा गया है। इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घासलेटी साहित्य की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यथार्थ का नग्न और बेबाकी से चित्रण किया जाता है। पूछा भी जा सकता है कि घासलेटी साहित्य क्या है या घासलेटी साहित्य किसे कहा जाता है? तो घासलेटी साहित्य का मतलब होता है कि जहां पर यथार्थ का नग्न और बेबाकी के साथ चित्रण किया जाए, उस साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जान गए आप चंद हसीनों के खतूत, मुरारी और नरगिस, हिंदू और मुसलमान, प्रेम कथा है, मतवाला पत्रिका में पहली बार छपता है 1927 में और पत्रात्मक शैली का यह पहला उपन्यास है। मैला आंचल टी पर जग कहीं भाषा पर निष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौ, जगह खरी नहीं उतरती फिर भी अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना प्रसिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि मैला आंचल, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। मैला आंचल, मैला आंचल की भाषा
मैलांचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती। मैलांचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती। फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। अब आपको जवाब देना है। इसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि यह जो रचना है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है और इसका एक गीत है सस्य श्यामला ग्रामवासिनी, वह पंत की कविता से लिया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है। अत्यंत सिद्ध हुई है यह बात कही गई। परिवेश और पात्रों के अनुसार अनुरूप यथार्थपूर्वक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों, लोकगीतों से परहेज किया गया है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है। तो इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां तो है ही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वह क्या है कि इसमें परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपूर्वक भाषा का प्रयोग हुआ है। यह इसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। अब जैसे आप किसी रंगमंच पे जाएं और वहां पर रामलीला चल रही हो, रामलीला का जो रावण है, रावण का वेश न धर के और बढ़िया से डोनाल्ड ट्रंप के वेश में रहे और अंग्रेजी बोले न, और कहे व्हाट इज द टाइम ब्रो। अब रावण अगर व्हाट इज द टाइम ब्रो पूछे और राम जी भी एकदम छपरियों वाला कपड़ा पहने रहे, फटी पैंट, फटी शर्ट, और रावण से बात करते समय ऐसे से करके बोले कि यू नो रावण, माई आर्मी किल यू, और इस तरह से यो यो करके बात करें तो क्या होगा? इससे जो परिवेश है और उस परिवेश की जो भाषा है वह दोनों हमें उस कथानक को नहीं जोड़ पाएगी। कथानक जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वह भाषा सार्थक नहीं होगी। यानी व्याकरण की त्रुटियां थोड़ी बहुत चल सकती हैं, लेकिन अगर पात्रों के अनुरूप यथार्थपूर्वक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, जो जिस परिवेश का है, जो पढ़ा लिखा है उसकी पढ़ी लिखी भाषा होगी, जो अनपढ़ है उसकी अनपढ़ों वाली भाषा होगी, लेकिन वह अनुरूप होनी चाहिए। यानी बी ऑप्शन सही है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? चलिए, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सबको सवाल अच्छे लग रहे हो, प्रश्नों का स्तर अच्छा लग रहा हो, नए सवाल देखने के लिए मिल रहे हो, तो आप लाइक तो करिए ही, इसके साथ साथ कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ये अच्छे सवाल हैं। और यही पैटर्न अब चल रहा है और इसी पैटर्न के अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। राजेंद्र मोहन कमलेश्वर, राजेंद्र मोहन और कमलेश्वर, ये तीन लोग हैं जिन्हें हम नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं।
और नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 में होती है। नई कहानी आंदोलन शुरुआत कब होती है? 1956 में होती है। अब ये जो कथन है यह राजेंद्र यादव का है। किसका है? राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की प्रवृत्तियां भी आपसे पूछी जाती कि भाई नई कहानी की प्रवृत्तियां किसे कहते हैं, या नई कहानी की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। प्रवृत्ति और विशेषता से संबंधित अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी सवाल पूछा जाएगा। जैसे नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, नई कहानियों की प्रवृत्ति के आधार पर प्रमुख कहानीकारों के विषय में चर्चा करिए, नई कहानी के दृष्टिकोण पर राजेंद्र यादव की कहानियों को कसौटी पर कसिए, नई कहानियों की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए प्रमुख कहानियों को उदाहरण दीजिए। इसी तरह से नई कविता से भी सवाल पूछा जाएगा। तो जितनी भी प्रवृत्ति और विशेषता से संबंधित सवाल हैं, अगर आप किसी मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे तो उसको भी आपको याद रखना है। यानी 1950 से 60 के दशक में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें भोगे हुए यथार्थ की प्रामाणिकता, भोगे हुए यथार्थ की प्रामाणिकता, यानी नई कहानी कल्पना और आदर्श के बजाय उस अनुभव और सत्य पर खड़ी होती है जो लेखक ने स्वयं जिया और महसूस किया है। क्योंकि इसके पहले की कहानी जो थी वो कल्पना और मिथक पर आधारित हुआ करती थी ज्यादातर कहानियां, लेकिन इसमें जो लेखक है वो ये कह रहा है कि हमने जो जिया है, हमने जो महसूस किया है, यानी भोगे हुए यथार्थ और उसकी प्रामाणिकता पर वो कहानी लिखती है। मध्यवर्गीय जीवन, जो मिडिल फैमिली है, व्यक्ति की गरिमा और उसके अस्तित्व के संकट को महत्व दिया गया है। अब यह मध्यवर्गीय जीवन को केंद्र में रख के लिखी गई कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आधुनिकता बोध और व्यक्तिवाद, अब यह सबसे बड़ी विशेषता है नई कहानी की, आधुनिकता बोध और व्यक्तिवाद। व्यक्ति की गरिमा और उसके अस्तित्व के संकट, वो अकेला हो गया है, अकेलापन, अजनबियत, निराशा, ये सारी चीजें हमें उस कहानी में देखने के लिए मिलती है। जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं और नई कहानी के दौर में पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या होती साथियों? सबसे बड़ी समस्या होती है स्त्री पुरुष के संबंधों में। यानी यहां पर पहुंचकर स्त्री पुरुष के जो आपसी संबंध हैं उसमें बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। कहां? नई कहानी में। पुरानी नैतिकता के स्थान पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रेम विवाह संबंधों में नए समीकरण का चित्रण किया गया और यौन कुंठाओं और बिखराव की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। पहले आवाज देखिए, आजकल इतनी छोटी छोटी शब्दावलियां आ गई हैं। हो सकता है कि बहुत सारी शब्दावलियों से आप परिचित हो, बहुत सारे से ना हो, जैसे कमिटेड, वन नाइट स्टैंड, या इस तरह से बहुत सारी शब्दावलियां आ गई हैं जिसमें एक रात्रि के लिए, सहवास के लिए स्त्री पुरुष आपस में संबंध स्थापित करते हैं, या वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम साथ में रहेंगे, या हम और तुम न बात करेंगे न मिले जुलेंगे, केवल हमारा सहवास ही संबंध होगा। यानी इस तरह से बहुत तरह की शब्दावलियां हैं और उन शब्दावलियों को मद्देनजर देखें तो इसकी शुरुआत आधुनिक काल में होती है। यानी स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उन संबंधों में भी अलग तरह की स्थिति आ गई। पति और पत्नी दोनों
स्वाभाविक है, पति पत्नी विवाहित है, लेकिन विवाहित होने के बाद भी एक बेस्ट फ्रेंड होगा और एक बेस्ट गर्लफ्रेंड होगी। उसको गर्लफ्रेंड करके फ्रेंड ही कहेंगे। यानी पति के पास भी एक फ्रेंड है, वो बेस्ट है, और पत्नी के पास भी एक फ्रेंड है, वो बेस्ट है। अब उसमें भी अलग अलग तरह के रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं। यानी यह जो स्वरूप देखने के लिए मिलता है वह किसके बदौलत मिलता है? अकेलेपन के कारण, अजनबियत के कारण, निराशा के कारण। क्योंकि अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा कमाने की होड़ है कि हम व्यक्तिगत संबंधों पर समय नहीं दे पाते हैं। अब पत्नी से बात नहीं करेंगे, पति से बात नहीं करेंगे, तो उसका जो माइंडली सेटिस्फैक्शन है वो कहीं और ढूंढने जाएगा, और इससे नए संबंधों की दरकार होगी। यह कहानी उसी समय से दिखाने लगती है। महानगरी और कस्बों का जो यथार्थ है यह भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यह तो नई कहानी हो गई। साथियों, नई कविता जो है उससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है कि भाई नई कविता का जो प्रमुख उद्देश्य है, या नई कविता हम किसे कह सकते हैं। अब आप देखें, परीक्षा कोई भी हो, नई कहानी और नई कविता दोनों से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, और खास करके उनकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के से संबंधित। तो अगर नई कविता की बात करें तो 1951 के बाद जो है नई कविता की शुरुआत होती है। आज आप लोगों से मैं दो सवालों के जवाब जानना चाहूंगा। वो क्या है? नई कविता आंदोलन, नई कविता आंदोलन और नई कविता, इन दोनों के जो संस्थापक हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब के रूप में लिखें। यानी नई कविता का आंदोलन किसने शुरू किया, नई कविता आंदोलन किसका और नई कविता किसका है। ठीक है, नई कविता और नई कविता आंदोलन दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, पढ़ाया है, निश्चित तौर पे आप सही जवाब देंगे। इसमें जो पहली विशेषता है वह क्या है? लघु मानवतावाद है। नई कविता में लघु मानवतावाद क्या है? किसमें महान नायक के बजाय साधारण मनुष्य के सुख दुख उपेक्षा अस्तित्व गौरव को ध्यान में रखा गया है। विजय देवनारायण शाही ने लघु मानववाद को प्रतिस्थापित किया। यानी अभी तक क्या था कि जो बहुत बड़े बड़े नायक यानी राम है तो राम के दुख सुख को बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लघु मानववाद आता है तो इसमें सबसे छोटा इंसान जो समाज का है उसकी समस्याओं को भी केंद्र में रखा जा सकता है। दूसरा, कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है, और उसी में एक सवाल आता है क्षणवाद। क्षणवाद जो है यह नई कविता की विशेषता है। क्षणवाद का मतलब क्या होता है कि भविष्य की चिंता या अतीत के गौरव के बजाय वर्तमान क्षण को पूरी सघनता से जिएं, और इसी पर बल दिया गया है। कल क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आज क्या है उस पर ही बल दिया जाए। यानी हम भविष्य की चिंताएं छोड़ दें और वर्तमान को अच्छे से जिएं, यही नई कविता का उद्देश्य है, और इसी को हम क्षणवाद कहते हैं। तीसरा है यथार्थवादी दृष्टि। यथार्थवादी दृष्टि, दृष्टि कैसी है कि सुंदर पक्ष ही नहीं, यथार्थ क्या करता है? सुंदर जो है उस पर भी बात करता है, और जो कुरूप है उस पर भी बात करता है। ऐसा नहीं है कि सुंदर सुंदर को ले ले और कुरूप को छोड़ दे। यह यथार्थवादी दृष्टि है। बौद्धिकता और संशयवाद, यह भी इस दौर में मिलता है। क्या मिलता है? बौद्धिकता, बौद्धिकता और संशयवाद की स्थिति भी देखने के लिए मिलती है। भावुकता के स्थान पर तार्किकता और बौद्धिक विश्लेषण की प्रधानता है, और यहां पर क्या आधुनिकता के कारण संशय और मोहभंग की स्थिति दिखाई देती है। पहले की जो कविता थी उसमें क्या था? भावुकता थी, लेकिन आधुनिक काल की कविता में, नई कविता में क्या मिलता है? हमें भावुकता के स्थान पर तार्किकता की प्रधानता मिलती है।
तर्क प्रधान हो जाते हैं, प्रश्न पूछना शुरू हो जाता है, बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी मानवीय संवेदना के या बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य के उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। नूतन शिल्प और बिंब का भी प्रयोग नई कविता में किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुभव की प्रामाणिकता। क्या होता है? अनुभव की प्रामाणिकता। यानी कविता का विषय वही होगा जो कवि ने स्वयं अनुभव किया है, जिसे कवि ने स्वयं जिया है, वही अनुभव को यहां पर कविता में दिखाएगा। यानी अब हम सवाल पे चलें एक बार पुनः। सवाल आया है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले कौन हैं? चलिए, सवाल अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, यह पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकास करते हैं, को विकसित करते हैं। और इनको एक उपाधि भी दी गई है, जिस उपाधि को आप सब जानते होंगे। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर कहा जाता है। विशिष्ट शैली की वजह से ये अधिक पहचाने गए। स्वतंत्रता संग्राम पर इन्होंने काफी काम किया। 8 साल जेल रखे और कितने साल जेल रहे? 8 साल। और उसी जेल के दौरान ही इन्होंने माटी की मूर्तें रचना पूर्ण की। यह भी पूछा जा सकता है कि जेल में रहने के दौरान इन्होंने कौन सी रचना की? तो माटी की मूर्तें जो रचना है, जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने पूर्ण की है। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों के ये अमर पुरुष माने जाते हैं। तो इनका एक बहुत ही चर्चित ललित निबंध है। कौन सा? ललित निबंध है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, जो बहुत ही चर्चित है। साथियों, जो ललित निबंध है, उससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। ललित निबंध किसे कहते हैं? देखिए, वह निबंध, निबंध को या तो हम सैद्धांतिक कह लें, सैद्धांतिक जिसमें सिद्धांत होता है। एक हमारा निबंध हो जाएगा वैचारिक, जिसमें विचार होता है। यहां जब हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं, इसमें लेखक का व्यक्तित्व,
व्यक्तित्व विषय से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। एक लाइन में ज्यादातर लोग क्या होता है, अगर उनसे पूछ लीजिए क्लास का टाइम होता है प्रतिदिन रात को 10:10 से 10:10 PM एवरी डे, 10:10 रात्रि को पर डे ये क्लास चलती है। और यही क्लास फिर बाद में भी आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे ललित निबंध पूछा जाए कि ललित निबंध कहते किसको हैं, तो कम से कम एक लाइन में आप ललित निबंध बता सके। ललित निबंध का मतलब होता है कि जहां लेखक का व्यक्तित्व विषय से अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसे हम ललित निबंध कहते हैं। ठीक है, अब ये तो ललित निबंध की परिभाषा हो गई। ललित निबंध की विशेषताएं क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आत्मपरकता। ललित निबंध की पहली विशेषता क्या है साथियों? आत्मपरकता, अनौपचारिकता, भावुकता और सरसता, भावुकता और सरसता, सांस्कृतिक चेतना और पांडित्य, स्वच्छंद गति, काव्यात्मक भाषा, ये प्रमुख चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। कहां पर? आत्मपरकता, अनौपचारिकता, भावुक सरसता, सांस्कृतिक चेतना और पांडित्य, स्वच्छंद गति और काव्यात्मक भाषा। देखिए अभी पेपर काफी दूर है, इस दृष्टिकोण से थोड़ा डीपली पढ़ने का प्रयास करिए। केवल सवाल का जवाब ढूंढ लेने से बहादुरी नहीं साबित होती है। सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ललित निबंध की विशेषताएं बताइए, ललित निबंध के तत्व बताइए, या ललित निबंध किसे कहते हैं, या गेहूं और गुलाब किस प्रकार का निबंध है, तो एक ही सवाल से 10 सवाल बन गए और ज्यादातर लोगों को यह जवाब नहीं मालूम है। तो हमें क्या करना है कि यह भी जानते रहना है। अगर आ गया है विषय तो बाकी एक लाइन का उत्तर बता के 100 सवाल 20-30 मिनट में कराए जा सकते हैं, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें? ललित निबंधों में। और मुख्य विषय उसका क्या होता है कि इसमें आत्मपरकता होती है, यानी कवि को अधिक महत्व दिया जाता है, उसके विचार का अधिक महत्व होता है उस तथ्य से ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि अच्छा, अब इनका एक उपन्यास था शेखर एक जीवनी। तो अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जा क्रिस्टोफर के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो रोला ने प्रस्तुत किया है वह अवश्य प्रेरणा मिली। तो जा क्रिस्टोफर का जो चित्र आत्मशोध और आत्म ने प्रस्तुत किया है उसकी कुछ प्रेरणा मिली। थोड़ा सा इधर उधर टाइपिंग हो गया है, फिर से मैं सवाल बोल देता हूं। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जा क्रिस्टोफर के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ऑप्शंस हैं अद्यतन, आत्मनेपण, त्रिशंकु, धार और किनारे। चलिए,
तो दरअसल उनका एक निबंध है। निबंध कौन है? आत्मने पद है। कौन सा निबंध है? आत्मने पद निबंध है, जहां पर यह बात हुई है। अभी आत्मने पद निबंध में, अब देखिए अज्ञेय की जो आत्मकथा परक या जीवनी परक, आत्मकथा परक ही कहेंगे, जीवनी तो नहीं है, आत्मकथा परक फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास जो कि 2 भागों में है, उस पर किसका प्रभाव है यह भी पूछा जाता है। तो यह किसका प्रभाव है? तो उसमें जा क्रिस्टोफर का प्रभाव है। ठीक है। इसमें कला की स्वतंत्रता, साहित्यकार का दायित्व, परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, भाषा की समस्या जैसे विषयों पर बात की गई है। किसमें? कला की स्वतंत्रता, साहित्यकार का दायित्व, आधुनिकता का द्वंद्व, भाषा की समस्या, यह इसके प्रमुख विषय हैं। अज्ञेय ने बौद्धिकता की बजाय तार्किकता और विश्लेषणात्मक शैली को जगह दिया। तार्किकता और विश्लेषणात्मक शैली को उन्होंने महत्व दिया है। इसको भी याद रखना होगा। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या 2026 के अपकमिंग वैकेंसीज के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस बैच लेना चाहते हैं, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली टीजीटी पीजीटी के कोर्स लेना चाहते हैं, बिहार का कोई कोर्स लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो आप सबके लिए नया बैच शुरू हो चुका है। आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। पहला मेंस का निशुल्क कॉपी और पेपर चाहते हैं जिसपे आप आंसर राइटिंग करके हमें भेज सकते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी विषय का मेन से हेतु अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप जुड़िए और आपको पहला मॉडल पेपर वहां निःशुल्क दिया जाएगा। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक रचना है जिसका नाम है, जातीय संगीत। जातीय संगीत नामक रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातीय संगीत नामक रचना में किया है। अब यह भी सवाल आपको ध्यान से समझना है कि जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो जातीय संगीत नामक ग्रंथ में राष्ट्रीय अर्थ में आलोचना के लिए यह शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है। 64 नंबर है तो हो जाना चाहिए।
आशा करता हूं कि आज के सवाल नए पैटर्न पर आपको अच्छे लगे होंगे, आयोग के पैटर्न को आप समझ रहे होंगे और इसी पैटर्न पे आगे तैयारी भी अपने जारी रखेंगे। आज की कक्षा अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर छोड़िएगा। जो लोग बाद में भी देखते हैं वो भी कमेंट जरूर छोड़ेंगे कि सर आज का पढ़ाया बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।